हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने विद्युत रासायनिक सेल जो है उसकी कार्यप्रणाली देखी, उसकी बनावट और उसके बारे में हमने डिटेल से देखा। इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, उन सभी के बारे में, किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी। और आज के इस वीडियो में जो है वो हम निम्न टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति कैसे होती है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और इसका विभव कैसे ज्ञात किया जाता है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी, इन सभी के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति या अर्धसेल की उत्पत्ति। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने पास यहाँ पर शून्य इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनको एक मैं चित्र के माध्यम से यहाँ आपको बताता हूँ। जैसे मान लिया ये अपने पास एक पात्र है, उसमें एक छड़ रखी हमने, धातु छड़, फिर इसमें भी एक धातु छड़ रखी हमने और इसमें भी एक धातु छड़ हमने रखी। ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर मान लिया कोई धातु आयन जो है वो इस धातु से आकर टकराता है। ठीक है, धातु आयन इस धातु से आकर टकराता है तो तीन स्थितियाँ हो सकती है। पहली स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको हम कह देते हैं शून्य इलेक्ट्रोड। ठीक है, यानी कि इस छड़ पर कोई आवेश नहीं आया, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, शून्य इलेक्ट्रोड। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि धातु आयन जो होते हैं वो इससे टकराते हैं और टकरा कर ये जो धातु आयन होते हैं M+, ये इस छड़ से टकराते हैं और छड़ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं धातु में बदल जाते हैं। तो यहाँ धातु आयनों ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, मतलब क्या हुआ, अपचयन हुआ। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्लस चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए इसलिए अपचयन हुआ, और अपचयन होने के कारण इस छड़ को हमने क्या कह दिया, कैथोड कह दिया। ठीक है। तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि धातु परमाणु इस धातु छड़ से आकर टकराते हैं और धातु परमाणु इस धातु छड़ से आकर टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, त्याग देते हैं। और त्यागते ही हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि धातु जो टकराते हैं और टकरा कर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जब त्यागते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए, तो इस पर चार्ज कौन सा आ गया, माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, तो आइए इन सभी को हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमने कहा कि धातु और धातु आयन के विलयन में रखते हैं तो तीन स्थितियाँ संभव है। पहली स्थिति में क्या होता है कि धातु आयन जो है वो धातु छड़ से टकराता है और कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए कोई चार्ज नहीं आ रहा, ना ऑक्सीकरण ना अपचयन, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को कह देते हैं हम शून्य इलेक्ट्रोड, मतलब कोई चार्ज इस पर नहीं आया। दूसरा देखिए, दूसरी स्थिति में क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि धातु आयन जो होते हैं वो धातु छड़ से टकराया, और जैसे ही धातु छड़ से टकराता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये धातु आयन जो होता है वो किस में बदल जाता है, धातु परमाणु में बदल गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं यहाँ पर क्या होता है, अपचयन। और जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ अपचयन होता है वहाँ पर क्या होता है, कैथोड, अर्थात उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं धातु आयन ग्रहण कर लेता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने त्यागे, धातु छड़ ने त्यागे, छड़ ने त्यागे, इसका मतलब उस पर धनावेशित आवेश आ जाता है, और यही क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन त्यागे और अपचयन हुआ है, और अपचयन हुआ है। ठीक है, अपचयन हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कैथोड कह देते हैं। और कैथोड पर चार्ज कौन सा है, धनावेश है। धनावेश क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। आगे तीसरी स्थिति देखिए, उससे पहले ये चित्र देखिए, यहाँ पर धातु धनायन आते हैं और इससे टकराते हैं, तो टकराएंगे तो ये छड़ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। इलेक्ट्रॉन त्यागते ही इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, इसलिए हम कहते हैं कि कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, अगली तीसरी स्थिति देखिए, धातु परमाणु जो है वो धातु छड़ से टकराकर इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं,
और इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं, M+ में परिवर्तित हो जाते हैं। और जैसे ही ये M+ में परिवर्तित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, धातु छड़ पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि उनका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्यों हुआ, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन छड़ द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन छड़ द्वारा ग्रहण करते हैं, तो छड़ पर कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, ऋणावेशित। और यही क्या कहलाता है, एनोड। ठीक है। और हम कह सकते हैं कि एनोड पर एक ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एनोड। और चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस आवेश। क्यों आता है, क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, ये इलेक्ट्रॉन जो त्यागे थे वो छड़ पर आ जाते हैं और छड़ ऋणावेशित हो जाती है, और एनोड जो है वो भी क्या होता है, ऋणावेशित होता है। ओके, इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। ओके, तो और इसका डायग्राम यदि हम देखें तो ये डायग्राम है, ये देखिए इस प्रकार से ये इसका डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम। उसके बाद में आगे चलते हैं हम, संदर्भ इलेक्ट्रोड। अब देखिए संदर्भ इलेक्ट्रोड से क्या तात्पर्य है। संदर्भ इलेक्ट्रोड से तात्पर्य है कि कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं जिनका इलेक्ट्रोड विभव हमें पहले से ज्ञात होता है, या फिर उनका हम स्वेच्छा से 0 या 0 मान लेते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड क्या कहलाते हैं, संदर्भ इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि हमें ज्ञात हो या स्वेच्छा से हम उसे मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोड क्या कहलाते हैं, संदर्भ इलेक्ट्रोड। और मोस्टली संदर्भ इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होते हैं, SHE, S स्टैंडर्ड, H हाइड्रोजन, E इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में इसे SHE भी कहते हैं। और एक एग्जांपल है इसका केलोमल इलेक्ट्रोड। और जनरली जो इलेक्ट्रोड काम आता है वो SHE ही काम आता है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव जो है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हम SHE को पढ़ते हैं। देखिए SHE की प्रणाली क्या है। सबसे पहले हम उसका डायग्राम बना के बताते हैं। ये एक पात्र होता है, ठीक है, और एक कांच की नली इस तरीके से होती है, ये कांच की नली इस तरीके से, ठीक है, और इसमें एक प्लेटिनम तार जो है वो लगा होता है, यहाँ प्लेटिनम पन्नी होती है, और इस पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप जो है वो किया हुआ रहता है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो एक बार दाब पर अंदर प्रवाहित की जाती है। ठीक है, और इसे हम जो है 1 मोलरता के 1 mHCl के विलयन से भरे पात्र में रख देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही हम इसमें H2S गैस प्रवाहित करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, दोनों प्रक्रिया यहाँ चलती है। तो ये तो हुई इसकी बनावट। अब आगे जो है इसकी कार्यप्रणाली समझते हैं। उससे पहले इसकी बनावट के बारे में कुछ बातें जो अभी मैंने बताई कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक क्या होता है, प्लेटिनम छड़ होती है, और इसके एक सिरे पर क्या होता है, प्लेटिनम पन्नी लगी होती है, और इस पर प्लेटिनम ब्लैक जो है उसका लेप चढ़ा होता है, और इसे जो है वो हम 1 mHCl के विलयन में डुबोकर रख देते हैं। ठीक है, और अब क्या करते हैं, इसमें एक बार दाब पर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन गैस, या 298 केल्विन ताप भी इसे हम कह सकते हैं, 298 केल्विन ताप, ठीक है, पर हाइड्रोजन गैस जो है वो हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हाइड्रोजन का मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और इसी तरीके से हम SHE का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो भी कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसका डायग्राम, ये देखिए डायग्राम, ये एक कांच की नली हुई और इसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, और ये यहाँ प्लेटिनम पन्नी हुई और इस पर प्लेटिनम ब्लैक जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, और एक बार दाब पर इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है, और ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रियाएं जो है वो कहाँ पर होती हैं, इस प्लेटिनम पन्नी पर ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, तो ये SHE का चित्र है। अब देखिए क्या होता है, हमने कहा इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों कहाँ होता है, प्लेटिनम पन्नी पर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड और एनोड दोनों का कार्य करता है, और दोनों का कार्य जो है वो करने के कारण इसे हम कह सकते हैं कि यह एनोड के रूप में भी प्रयुक्त होता है। अगर एनोड के रूप में प्रयुक्त होता है तो यहाँ ऑक्सीकरण होता है,
और अगर ये कैथोड के रूप में प्रयुक्त होता है तो यहाँ क्या होता है, अपचयन होता है। जैसे हमने कहा कि एनोड के रूप में प्रयुक्त हो तो इस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब है कि यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। और ठीक इसी प्रकार से यह अगर कैथोड के रूप में प्रयुक्त हो तो यहाँ क्या होता है, अपचयन। और अपचयन के दौरान ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। देख सकते हो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखें यहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ दोनों इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ग्रहण और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की बातें। उसके बाद में देखिए इसका सेल आरेख यदि हम बताएं तो एनोड को किस तरीके से शो किया जाता है। एनोड को इस तरीके से प्लेटिनम H2, ठीक है, और ये हमने लिख दिया धातु आयन। तो एनोड को शो करने का तरीका जैसे हमने बताया था कि पहले लिखा जाता है धातु, फिर लिखा जाता है धातु आयन। चूँकि यहाँ पर धातु तो H2 गैस को ही माना जाता है, ठीक है, या प्लेटिनम जो है इसे माना जाता है, और ये धातु आयन हो गए, इसकी सांद्रता हमने लिख दी। ठीक है, और एनोड के रूप में इस तरीके से लिखा। कैथोड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले धातु आयन लिखते हैं फिर धातु लिखते हैं। ठीक है, तो ये धातु आयन पहले लिख दिया और धातु यानी कि ये प्लेटिनम वाला बाद में हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम शो जो है वो करते हैं। अब देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी से तात्पर्य है कि जो तत्व होते हैं उन तत्वों को उनके अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में यदि हम व्यवस्थित करें तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी का नाम क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है वो होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो तत्व हैं यानी कि कुछ धातुएं हैं उनको हमने व्यवस्थित किया है। लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ये जो धातुएं हैं इनको हमने अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। ध्यान रखें यह जो है इसी के नीचे है। ठीक है, ये एक श्रेणी के रूप में हमने एकदम व्यवस्थित किया है और इनके व्यवस्थित करने का आधार क्या है, हमारे अपचयन विभव का बढ़ता क्रम। ध्यान रखेंगे अपचयन विभव इसका कम, इसका ज़्यादा, इस तरीके से सबसे ज़्यादा AU का हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अपचयन विभव के बढ़ते क्रम के आधार पर इस तरीके से ये और उसके बाद में ये आगे जो है वो हम इस तरीके से बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें इस सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने का मतलब है कि लिथियम से गोल्ड तक जाने पर मानक अपचयन विभव SRP बढ़ता है। मानक अपचयन विभव मैंने कहा बढ़ता है, लिथियम का अपचयन विभव कम होता है और AU का सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी बात देखिए इसके स्वयं अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ने से तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इनकी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और ऑक्सीकारक क्षमता इनकी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि अपचयित होने की प्रवृत्ति और ऑक्सीकारक क्षमता दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और धातुओं की क्रियाशीलता भी क्या होती है, घटती है। ध्यान रखें ऊपर से नीचे हम चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, अब यदि मैं कहूँ कि एक तो है कैल्शियम और एक है जिंक, तो ऊपर कैल्शियम है नीचे जिंक है, तो ऊपर से नीचे चलने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, घटती जाती है। तो कैल्शियम की क्रियाशीलता ज़्यादा है, जिंक की क्रियाशीलता क्या है, कम है। अब ठीक इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि एक धातु जिंक है और एक धातु क्या है, कॉपर है। तो ऊपर कॉपर आ रही है, ऊपर जिंक आ रही है और नीचे क्या आ रही है, कॉपर आ रही है। और जैसा कि हमने कहा ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। तो जिंक ऊपर है इसलिए इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, कॉपर नीचे है इसलिए इसकी क्रियाशीलता कम होगी। यानी कि जिंक और कॉपर में ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, जिंक होता है। ठीक है, ज़्यादा क्रियाशील होने से तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है। दूसरा देखिए नीचे से ऊपर अगर हम जाते हैं यानी कि AU से नीचे से लिथियम की ओर हम जाते हैं तो मानक ऑक्सीकरण विभव बढ़ता है। ध्यान रखिए ऊपर से नीचे अपचयन विभव बढ़ता है तो नीचे से ऊपर ऑक्सीकरण विभव बढ़ेगा। SOP से तात्पर्य है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SRP से तात्पर्य है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है और अपचय क्षमता बढ़ती है और धातुओं की क्रियाशीलता भी बढ़ती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये ध्यान आप रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जो बातें यहाँ पर समझने की है वो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो हम कहते हैं कि
ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है? Au होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रबल ऑक्सीकारक कौन हो गया? Au। यहाँ पर क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है। फिर कहते हैं कि अपचय क्षमता बढ़ती है नीचे से ऊपर जाने पर। अपचय क्षमता बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा अपचय क्षमता किसकी होगी? लिथियम की होगी। तो प्रबल अपचय कौन होगा? लिथियम होगा। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। और क्रियाशीलता ध्यान रखेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है। तो जो धातुएं ऊपर रहेगी वो ज़्यादा क्रियाशील है, जो नीचे रहेगी वो कम क्रियाशील है। ध्यान रखें, कंपैरिजन हमको किस तरीके से करना है कि मान लिया मैंने कहा कि एक धातु अपने पास सोडियम है और एक धातु अपने पास कौन सी है? कॉपर है। तो हम बात करते हैं सोडियम ऊपर आती है, कॉपर नीचे है। तो ऊपर वाली धातु ज़्यादा क्रियाशील है, नीचे वाली धातु क्या है? कम क्रियाशील है। क्यों है? क्योंकि उसके मानक अपचयन विभव का मान ऊपर वाली का कम है और नीचे वाली का मानक अपचयन विभव का मान क्या है? ज़्यादा है। और जिसके मानक अपचयन विभव का मान ज़्यादा होता है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। तो इसमें जो कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखने की। सबसे पहली बात है कि दो धातुएं हमने ली, इन धातुओं में जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है वो हमेशा क्या बनती है? एनोड बनती है। ठीक है। और जिसकी क्रियाशीलता कम होती है वो क्या बनती है? कैथोड बनती है। अब देखिए, गैल्वेनी सेल में एक हमने जिंक लिया था और एक हमने क्या लिया था? कॉपर लिया था। अब आप देख सकते हो कि जिंक बना था वहाँ एनोड और कॉपर बना था कैथोड। तो जिंक ऊपर है इसलिए उसकी क्रियाशीलता क्या है? ज़्यादा है। क्रियाशीलता ज़्यादा है मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है मतलब उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण हो रहा है इसका मतलब वो क्या है? एनोड है। चूँकि कॉपर जो है वो नीचे होती है, कॉपर नीचे है, इसका मतलब उसकी क्रियाशीलता जिंक से क्या है? कम है। मतलब उसके इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम है, बजाय उसके लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा है मतलब उसका अपचयन होता है, और अपचयन होता है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वह किस रूप में प्रयुक्त की जाती है? कैथोड के रूप में। तो ध्यान में रखेंगे आप, दो धातुएं हैं, दो धातुओं में कैथोड और अपचय कैथोड और एनोड का निर्धारण करने के लिए हम ये देखेंगे कि धातु ऊपर कौन सी है। जो धातु ऊपर है वो एनोड बनेगी और जो धातु नीचे है वो क्या बनेगी? कैथोड बनेगी। ठीक है, ये कुछ बातें यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा यदि हम कहें कि क्या हम कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो जिंक धातु के पात्र में रख सकते हैं या नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर CuSO4 का विलयन हम जिंक धातु के पात्र में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जिंक धातु की क्रियाशीलता क्या होती है? ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के कारण यह कॉपर आयनों द्वारा क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ रख नहीं सकते। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ लक्षण या गुण। देखिए, हमने कहा कि जिस तत्व का अपचयन विभव कम होता है वह प्रबल अपचायक होता है। तो प्रबल अपचायक कौन हुआ? अपचयन विभव सबसे कम किसका होता है? ऊपर ही ऊपर लिथियम है, इसलिए लिथियम प्रबल अपचायक हो जाती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे जाने पर अपचाय गुण कम होते हैं। हमने कहा था गुण कम होते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण भी कम होता है। कम हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इसलिए सक्रियता भी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागना अपचायी गुण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक गुण कहलाता है। ये हम जानते हैं। फिर देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन जो है वह ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है मतलब ऑक्सीकारक गुण बढ़ते हैं, और जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम होता है उसे हमेशा क्या बनाते हैं? एनोड बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ऊपर वाली धातु का अपचयन विभव क्या रहता है? कम रहता है, इसलिए उसे एनोड बनाते हैं। ठीक है। और जिस धातु का अपचयन विभव
ज़्यादा रहता है उसे हम क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि कैथोड और एनोड का निर्धारण जो है वो किस आधार पे किया जाता है। यह विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये देखा जाता है कि जिसका अपचयन विभव कम है वो एनोड बनेगा, जिसका अपचयन विभव ज़्यादा है वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। किसका ज़्यादा है किसका कम है ये अभी हमने श्रेणी के माध्यम से देखा था, तो आप इन सभी को याद रखेंगे। उसके बाद में देखिए धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। अब देखिए धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने से तात्पर्य है कि जैसे मान लिया हमने गैल्वेनिक सेल लिया, ठीक है, गैल्वेनिक सेल हमने इस तरीके से बनाया था, ये जिंक रोड थी और ये कॉपर रोड थी, ठीक है, और इनको इस तरीके से हमने जोड़ दिया था और ये लवण सेतु इस तरीके से हमने बनाया था। अब यहाँ पर ये जो जिंक रोड है और ये जो कॉपर है, तो यहाँ इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा और इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है किसका, SHE का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है देखिए, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जिसका बनाना है या जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है उस धातु का जो है विलयन उसी धातु के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि उस धातु को हम धातु आयन के विलयन में डुबोकर रख देते हैं, किसको, जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उसे लवण सेतु की सहायता से SHE से जोड़ देते हैं और विभवमापी की सहायता से उसका विद्युतवाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। मान लिया कि अज्ञात इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में हमने लिया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, SHE से जोड़ देते हैं और SHE से जोड़कर इसका ई सेल जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखिए, मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बताता हूँ। मान लिया यहाँ हमने लिया है, ठीक है, जिंक, यहाँ हमने क्या लिया, जिंक लिया है, ठीक है। इस जिंक का इलेक्ट्रोड विभव हमको ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं, इसके साथ में SHE जो है वो इस तरीके से जोड़ देते हैं। SHE को हम इस तरीके से क्या करते हैं, इसके साथ ये प्लेटिनम पन्नी हो गई, इसको हम क्या करते हैं इस तरीके से तार के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ जो है वो हम विभवमापी वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है। और ये लवण सेतु यहाँ हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब यह जिंक है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। और श्रेणी में हमने देखा था कि जिंक ऊपर आती है और हाइड्रोजन नीचे आती है। तो ऊपर आ रही है इसलिए जिंक तो क्या बन गई, एनोड बन गई, और हाइड्रोजन नीचे आ रही है इसलिए ये क्या बन गई, कैथोड बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसका विभवमापी की सहायता से जो विभव जो है वो ज्ञात कर लिया जाता है और जो ज्ञात होता है वो किसका आता है, Zn का आता है। ध्यान रखेंगे कैथोड और एनोड का निर्धारण विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर, जिंक और हाइड्रोजन श्रेणी में जिंक ऊपर है इसलिए ये एनोड बनी है, ये कैथोड है क्योंकि हाइड्रोजन नीचे आती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम ज्ञात करते हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसे जिंक के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ जिंक एनोड है इसलिए इस तरीके से ये यहाँ पर धातु आयन के रूप में Zn+2 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया HCl, HCl से तात्पर्य है H+, ठीक है। और ये इस तरीके से। अब देखिए सेल विभव जो है वो हमने ज्ञात किया, वो कितना आया, विभव मापी की सहायता से 0.76 आया है, ठीक है। तो अज्ञात इलेक्ट्रोड विभव जो है उसका किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो अज्ञात का ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। अब देखिए ई सेल कितना आया है, 0.76 आया है, ठीक है। ई कैथोड, कैथोड के रूप में किसको काम में लिया हमने, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 होता है, माइनस ई एनोड का ज्ञात करना है। तो ई एनोड बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ई एनोड बराबर ये माइनस चिन्ह उधर जाएगा तो -0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आ जाता है। तो एनोड का कितना आ गया, 0.76। ध्यान रखेंगे ये है सेल विभव हमने ज्ञात किया है प्रयोग के द्वारा, ओके। तो इस प्रकार से ये है 0.76 आ जाता है। देखिए ये कैथोड का हो गया और ये एनोड का हो गया, ठीक है।
सेल विभव जो प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया है वो, और इसका जो है वो हाइड्रोजन का कितना आया 0, और ये हमको ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। तो फिर इसका जब हमने ज्ञात किया तो पक्षांतरण किया तो ये -0.76 यहाँ आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको जो है कैथोड के रूप में ज्ञात करना है। अब दूसरे वाला हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने लिया है ये छड़ किसकी है, कॉपर की है, और ये CuSO4, ध्यान रखें ये कॉपर की छड़ है। अब इस कॉपर इलेक्ट्रोड का ज्ञात करना है तो अब इसके बराबर में वही हम SHE जो है वो जोड़ देते हैं। ये SHE हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये प्लेटिनम तार हो गया, ये पन्नी, और इनको जो है वो हम इस तरीके से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये कॉपर है, ध्यान रखेंगे, और ये है H2। ठीक है, H2 गैस हम जो इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कॉपर और H2 की बात करें तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन ऊपर आती है, कॉपर नीचे आती है, और जैसा कि मैंने कहा जो ऊपर आएगी वो किसका काम करेगी, एनोड का, और जो नीचे आएगी वो किसका काम करेगी, कैथोड का। तो यहाँ पर SHE किसका काम करता है, एनोड का। पिछले जिंक वाले में हमने देखा था किसका किया, उसने कैथोड का काम किया। ठीक है, अब जब प्रयोगों की सहायता से इसका मान ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले देखिए ई सेल बराबर होता है, ई नोट सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, अर्थात कैथोड और एनोड का अंतर। ई सेल जब हम ज्ञात करते हैं तो इसका मान निकलता है 0.34। ठीक है, ई कैथोड का मान हमें पता नहीं है। ई एनोड के रूप में हमने क्या प्रयोग किया, SHE, और SHE का कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ई कैथोड बराबर कितना हो गया, 0.34। तो जो कैथोड हमने लिया है उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मानक अपचयन विभव कितना आया, 0.34 वोल्ट हमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमने लिख दिया। ये जो हमने लिखा है ध्यान रखेंगे ये है क्या है, एनोड। SHE को हमने एनोड माना है इसलिए इसको पहले लिखा है, और इसको हमने क्या माना है, कैथोड, इसलिए इसको बाद में लिखा। ध्यान रखेंगे यहाँ CuSO4 की जगह हम Cu+2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ HCl की जगह हम H+ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पीछे बता दिया है। अब जो ज्ञात किया वो कितना आया, 0.34 वोल्ट, और ये 34 वोल्ट हम ई सेल की जगह यहाँ रखते हैं, और यहाँ ये कैथोड का हो गया, और ये एनोड का कितना होता है, 0 मतलब SHE का 0। पक्षांतरण द्वारा ये माना जाता है कितना, 0.34 वोल्ट। इस प्रकार से हमको ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, SHE जो है वो क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल से देखा। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में देखी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।